हेलो एंड वेलकम। कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन एट अ प्लेनर सरफेस, यानी एक प्लेनर सरफेस पे रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कवर कर चुका है और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो भी बन चुका है। अगर तुमने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, पहले वो सारा वीडियो कंप्लीट करो, फिर यहाँ आगे कंटिन्यू करोगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन एट ए प्लेनर सरफेस। इसमें हमें ये समझना है कि जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट का बेंडिंग किस तरीके से होगा। फर्स्ट टॉपिक ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। लाइट जो है जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मूव करती है। नॉर्मल क्या होता है सबको पता है। अब रेयर और डेंसर मीडियम को समझा देता हूँ। रेयर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हो, यानी कि उनके बीच से लाइट का पास करना बहुत इजी हो, और डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स सटे सटे हो, वहाँ से लाइट पास करना थोड़ा मुश्किल हो। तो ऐसे जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट का जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड होगी। सेकेंड पॉइंट इसका अपोजिट होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, नहीं डेंसर से रेयर मीडियम में जब जाती है लाइट तो ये नॉर्मल से दूर भागती है। पहला केस क्या था? जब डेंसर रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। और दूसरा केस क्या है? जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। इस दोनों को हम डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा इजली हमें समझ में आएगा। ओके, तो चलो मैं तुम्हें डायग्राम से समझाता हूँ। फर्स्ट केस में हमारा ये डायग्राम बनेगा। फर्स्ट केस क्या था कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाए, ये हमारा एयर है, ये रेयरर मीडियम है, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, और ये हमारा वाटर या डेंसर मीडियम है। यानी जब रेयरर से डेंसर की ओर जा रही है लाइट, ये रेयरर से डेंसर की ओर जा रहे हैं, तो लाइट का क्या था कि नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। देखो ये लाइट को ऐसे जाना था लेकिन ये ऐसे मुड़ गई थोड़ा सा, ये जो हमारा नॉर्मल है इसकी तरफ थोड़ा सा ये लाइट मुड़ गई। यानी कि फर्स्ट केस क्या था? जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो इंसिडेंट रे जो होगी, इंसिडेंट लाइट, उस सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इस और सेकेंड केस हमारा इसी तरह इसका अपोजिट है। सेकेंड का डायग्राम भी हम देख लेते हैं। सेकेंड केस का डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा नॉर्मल लाइन है और ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है, यानी वाटर से। ये ग्लास मान लो, ये ग्लास और एयर है। ग्लास और एयर का एग्जांपल लिया मैंने। डेंसर से रेयर की तरफ लाइट आ रही है। जब हमने लाइट को इंसिडेंस किया ये, तो ये सीधा ऐसे आना चाहिए था इसको, लेकिन इस नॉर्मल से इसको दूर जाना था, इसलिए ये ऐसे चला गया। यानी जब हम रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो कंडीशन क्या है कि वो नॉर्मल से दूर भागेगी। उसको इस तरीके से आना था लेकिन वो इस तरीके से गई, यानी नॉर्मल से अवे, यानी नॉर्मल से दूर भागी। यही दोनों हमारा केस है। जब भी रिफ्रैक्शन एक प्लेनर सरफेस पे होगा तो इस तरीके से होगा। ओके, प्लेनर सरफेस का मतलब है बाउंड्री उसका प्लेन हो। ठीक है, दोनों केस क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसे समझना बहुत आवश्यक है कि एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार ग्लास स्लैब, एक ग्लास है रेक्टेंगुलर, उससे जब रिफ्रैक्शन होगा यानी जब उसमें हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो रिफ्रैक्ट होके किस तरीके से बाहर आएगी, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट। पहले ये देख लेते हैं कि ये कहता क्या रहा है। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इट इमर्ज आउट पैरेलल टू इंसिडेंट रे एंड इज लिटरली डिस्प्लेस्ड। इसमें ये कह रहा है कि जब लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे, इंसिडेंट करना मतलब लाइट को हम डाल रहे हैं किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे, तो जब वो बाहर निकल रही है वहाँ से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को क्रॉस करके जब वो बाहर आती है तो वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है और थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है। यानी थोड़ा सा डिस्प्लेस हो के जब वो बाहर आती है तो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलती है। अब ये डिस्प्लेस होके बाहर आके पैरेलल हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है ये समझना ज़रूरी है। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि उस ग्लास के अंदर भी कुछ हुआ होगा, तो उसको हम डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको इसके डायग्राम से समझाता हूँ कि ग्लास के अंदर लाइट के साथ क्या होता है। ये हमारा
रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास सरफेस का डायग्राम है। रेक्टेंगल के शेप में जो तुम्हें दिख रहा है ये हमारा एक ग्लास स्लैब है। ओके, और यहाँ पे हमने लाइट को इंसिडेंट किया। क्या कह रहा था कि जब हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइट जब हम इंसिडेंट करेंगे तो ग्लास से जब वो बाहर निकलेगी तो वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगी। देखो इंसिडेंट रे को ऐसे आना था और ये जब बाहर निकली तो ऐसे आई, दोनों पैरेलल है। ये बाहर निकलने के बाद ये दोनों पैरेलल है। तो यही कह रहा था कि जब लाइट हम इंसिडेंट करेंगे तो जब बाहर वो ग्लास स्लैब से बाहर आएगी तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होके, इसे यहाँ से आना था, ये डिस्प्लेस होके यहाँ से आया, दोनों पैरेलल हो जाएगा। यही कंसेप्ट था। और अंदर में क्या होता है ये समझो। जब हम रेयरर से डेंसर में आए, ये जो हमारा रेयरर मीडियम है, एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो दोनों रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, तो इसे सीधा जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ मुड़ना था, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गए। ओके, ये हमारा नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अब नेक्स्ट क्या था, ये अब हमारा डेंसर मीडियम हो गया और इसे बाहर आना है रेयरर मीडियम में। जब डेंसर से रेयरर जाना था तो मैंने क्या बताया था कि लाइट जो है डेंसर से जब रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। ओके, इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि फिर से डायग्राम समझ आने में आसानी रहे। ओके, देखो जब ये डेंसर से रेयर में आ रही है, यानी ग्लास से एयर में आ रही है, तो डेंसर से रेयर में आने के लिए क्या था कि वो लाइट नॉर्मल से अवे होगी। जब देखो ये इंसिडेंट यहाँ पे इसके लिए हो गया, इसको आना था ऐसे सीधे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भाग गई क्योंकि डेंसर से रेयर में आ रही है, इसलिए नॉर्मल से दूर भाग गई। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई। देखो यहाँ पे इसे ऐसे आना था, ये ऐसे आई, यानी नॉर्मल के टुवार्ड्स आई, यानी रेयर से डेंसर में है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी और लास्टली फाइनली जो होगा वो इसके इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगी। यही हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब है। क्लियर है? काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था और विजुअलाइज भी मैंने अच्छे तरीके से कर दिया। उम्मीद है तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड देन अगेन टू रेयरर मीडियम। ये तो पहले ही तुम्हें समझा चुका हूँ कि ये ग्लास स्लैब के अंदर जाने के बाद पहले रेयरर से डेंसर में जाती है, यानी एयर से ग्लास में जाती है, फिर ये डेंसर से रेयरर में आती है, यानी ग्लास से वापस वो एयर में आती है। तो ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा आगे क्या है। आगे है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्रैक्शन से हम फिर रिफ्लेक्शन पे आ गए हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसे समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक छोटा सा है मगर इम्पोर्टेंट टर्म है। ओके, इसको समझने से पहले हमें एक छोटा सा और टर्म समझना होगा जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उस टर्म को समझोगे तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ पाओगे। अगर वो समझ नहीं पाए, क्रिटिकल एंगल नहीं समझ पाए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं समझ पाओगे। तो देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे डिफ़ाइन करता हूँ कि क्रिटिकल एंगल होती क्या है, फिर तुम्हें समझाऊंगा कि इससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या नाता है, कैसे दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो टोटल इंटरनल मतलब क्रिटिकल एंगल क्या कह रहा है कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। कि जब लाइट एक डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। ये तो तुम्हें पीछे भी समझा दिया कि जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट जब डेंसर से रेयरर जा रही है तो किस तरीके से बेंड हो रही है, जब रेयरर से डेंसर आ रही है तो किस तरीके से बेंड हो रही है, क्योंकि इसका काम तुम्हें कंप्लीट चैप्टर में मतलब रिफ्लेक्शन जहाँ तक है तुम्हें इसका काम पढ़ने वाला है। तो इसे याद रखना कि किस मीडियम में लाइट का बेंडिंग किस तरीके से होता है। अब क्रिटिकल एंगल का असली मतलब आ रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन जब पूछा है तो सिंपल एक लाइन में तो बता सकते हो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, यानी इंसिडेंट रे का वो एंगल, जब हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं कहीं पे किसी मीडियम में, तो वो एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, यानी आई का वो एंगल जिसके लिए आर का वैल्यू 90 डिग्री हो, वो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इस डायग्राम से तुम इजीली विजुअलाइज। इस डायग्राम को देखना, हमारा ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। जब डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है,
यानी कि ये से नॉर्मल से दूर भागना था, ठीक। नॉर्मल से दूर भागते भागते वो एक टाइम इतना भाग गई कि इसका जो एंगल बना 90 डिग्री का रिफ्रैक्शन का एंगल बना यहाँ पे, यानी कि ये एंगल यहाँ पे इसका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल क्या था कि इंसिडेंस रे का वो एंगल, इंसिडेंस एंगल यानी कि आई, इंसिडेंस एंगल, वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए आर जो है यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो, उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये हमारा क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, ये होगा। डिफरेंस क्या था कि इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, तो ये हमारा इंसिडेंस एंगल है। इसके लिए इसको ऐसे जाना था, लेकिन इसे नॉर्मल से, जब डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाते जाते ऐसा टाइम आया जब ये 90 डिग्री दूर चले गए, यानी कि यहाँ पे आर जो हमारा 90 डिग्री का बन रहा। तो इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल तुम्हें विजुअलाइज हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हुआ तो तुम्हें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो हम अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि होता क्या है। अब तुम्हें क्रिटिकल एंगल समझ आ गई है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इजीली क्लियर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इट रिफ्लेक्ट्स इनसाइड डेंसर मीडियम इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि जब इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, यानी वो एंगल जिसके लिए आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री था, उस एंगल से आई का वैल्यू यानी इंसिडेंट एंगल का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो इस कंडीशन में जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो कैसे होगा, लाइट रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट को क्या करना था, रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में जाना था, लेकिन चूंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने की वजह से ये उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। इसी को हम, दिस फेनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी प्रक्रिया को, इसी फेनोमेनन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें क्लियर हो गया हो, लेकिन उतना भी आसान नहीं था कि तुम क्लियर कर पाओ, इसलिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम से समझना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं तुम्हें इसे डायग्राम से विजुअलाइज कराता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब इस डायग्राम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम डिटेल में विजुअलाइज करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये, मान लो ये हमारा नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाए, देखो ये हमारा यहाँ से जब ये 90 डिग्री बनता है, यानी कि जब ये ऐसे लट जाता है तो ये हमारा होगा क्रिटिकल एंगल। समझ रहे हो, ये जो जब हम यहाँ से लाइट डालते तो ये जो होता है इसकी वजह से ये यहाँ पे आता, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे ये होता, रिफ्लेक्टेड रे ये होता, तब यहाँ पे 90 डिग्री बनता। 90 डिग्री जब ये बनता तो ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होता। जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ी हो जाए, जब ये क्रिटिकल एंगल है और ये एंगल इससे बड़ा है, यानी कि लाइट हम यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं, तो जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ी हो जाए तो क्या होता है, इसको पहले इरेज करने दो फिर समझो। जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ी होती है तो इसे बाहर जाना था या फिर सरफेस पे रहना था, लेकिन यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर के मीडियम में नहीं जाती। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है। तो किसी दूसरे मीडियम में नहीं जाती। जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ी है तो ये वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी फेनोमेनन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, इजीली विजुअलाइज कर पाए। एक बार और तुम्हें डिटेल कर देता हूँ कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाए, क्रिटिकल एंगल क्या था, जब ये यहाँ से होती तो लाइट यहाँ से पास करती, तो इसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल हमारा होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है, लेकिन इससे बड़ी है एंगल, इंसिडेंस ऑफ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ी है, तो लाइट यहाँ से जाने की बजाय यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, ओके। तो चलिए यहीं पे आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को लाइक कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें सबसे पहले यानी नोटिफिकेशन तुम्हें जल्दी से मिल जाए। ओके, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।